नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स इस क्लास में। और हम चर्चा कर रहे थे ब्याज के सिद्धांतों की। और ब्याज के सिद्धांत में हम लोनेबल फंड थ्योरी या ऋण योग्य निधि सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे। और उसका जो न्यूमेरिकल जो इक्विलिब्रियम है वो अपन ने देखा था इक्वेशन नंबर 5 के हिसाब से। तो यहाँ हमने देखा था कि बचत और बैंक मुद्राओं का योग है वो अगर शुद्ध निवेश और शुद्ध संचय के बराबर हो तो उस स्थिति में बाजार में ब्याज की दर निर्धारित हो जाएगी। तो इस प्रकार जब ऋण योग्य निधि सिद्धांत के अनुसार ब्याज की संतुलन दर उस स्तर पर निर्धारित की जाती है जहां बचत और बैंक मुद्रा में शुद्ध परिवर्तन का योग शुद्ध निवेश और शुद्ध संचय के योग के बराबर होता है। तो एक तरफ आपके शुद्ध बचत और बैंक मुद्रा हो गई, यानी कि बैंक मुद्रा में शुद्ध परिवर्तन हो गया, और दूसरी तरफ जो है शुद्ध निवेश और शुद्ध संचय हो जाएगा। इसके विपरीत शास्त्रीय सिद्धांत में ब्याज दर के संतुलन के लिए शर्त जो थी वो बचत और निवेश के बीच में समानता या बराबरी से ही दी गई थी। यानी कि शास्त्रीय सिद्धांत मानता है कि जब सेविंग बराबर हो जाए, इन्वेस्टमेंट या S = I हो जाए तो वहाँ ब्याज की दर निर्धारित हो जाती है। जबकि जो नवशास्त्रीय सिद्धांत है या जो लोनेबल फंड थ्योरी है वो मानती है कि बचत के साथ में बैंक मुद्रा जोड़ी जानी चाहिए, S+BM होना चाहिए, और दूसरी तरफ I के साथ में नेट होर्डिंग्स भी जोड़ी जानी चाहिए, H भी जोड़ा जाना चाहिए। समीकरण 5 जो हमने देखा उसका अर्थ यह है कि ऋण योग्य निधियों का बाजार संतुलन में तब होगा जबकि S = I हो जाए और दूसरी तरफ BM = H हो जाए। यानी कि जो बैंक मुद्रा में नेट चेंजेज आए हैं वो शुद्ध होर्डिंग या शुद्ध संचय के बराबर हो जाएं। और अगर असंतुलन होगा, यानी कि जो ऋण योग्य निधियों का बाजार है उसमें असंतुलन की स्थिति कब होगी? जब S I के बराबर नहीं हो, यानी कि बचतें निवेश के बराबर नहीं हो, और बैंक मुद्रा है वो शुद्ध संचय के बराबर नहीं हो। इसका मतलब यह है कि ऋण योग्य निधि सिद्धांत संचय और अपसंचय को धन के प्रवाह के रूप में मानता है। तो संचय और अपसंचय हमने पढ़ा, संचय क्या होता है? नगद मुद्रा को अपने पास रखना, और अपसंचय होता है नगद जो मुद्रा आपके पास रखी हुई है उसको उधार देने के लिए उपलब्ध कराना। तो ये जो संचय और अपसंचय हैं वो धन के प्रवाह के रूप में माने जाते हैं, जो कि जब निधि का कुल स्टॉक संतुलन में होता है तो शून्य होता है, और कुल स्टॉक में असंतुलन होने पर गैर शून्य होता है। तो ये संचय और अपसंचय जो है वो शून्य होना चाहिए संतुलन की स्थिति में, कुल स्टॉक संतुलन में होगा तो, और स्टॉक संतुलन में नहीं होगा तो ये गैर शून्य होगा। इसके विपरीत कीन्स के तरलता वरीयता सिद्धांत एक परिसंपत्ति धारण संतुलन के साथ संबंधित है जिसमें मुद्रा की मांग और आपूर्ति बराबर होती है। तो कीन्स जो है उसका तरलता वरीयता सिद्धांत क्या है? एक परिसंपत्ति धारणा पर आधारित है, यानी कि केवल उसमें मुद्रा को एक परिसंपत्ति के रूप में लेकर के, और मुद्रा प्लस बॉन्ड दो ही परिसंपत्तियों में टोटल डिपाइड जो वेल्थ है उसको रखा जाता है। जो लोग मुद्रा रखेंगे वो पूरी मुद्रा, जो लोग बॉन्ड रखेंगे वो पूरे बॉन्ड रखेंगे। तो इस तरीके से जो मुद्रा का मांग और मुद्रा की आपूर्ति है उसके संतुलन के द्वारा ब्याज की दर निर्धारित करता है कीन्स। चित्र 3 में ऋण योग्य निधि सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर के निर्धारण को दिखाया गया है। आपूर्ति पक्ष में BM यानी कि बैंक मुद्रा की आपूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। S वक्र जो है बचत की आपूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि बताता है। तो BM वक्र क्या बता रहा है? बैंक मुद्रा की आपूर्ति। S वक्र बता रहा है बचत की आपूर्ति। इसी तरीके से BM और S वक्रों को जोड़ करके अपन ने LS वक्र या ऋण योग्य निधियों की कुल आपूर्ति का वक्र प्राप्त किया है। तो LS वक्र किसको बता रहा है? ऋण योग्य निधियों की कुल आपूर्ति या लोनेबल फंड्स की टोटल सप्लाई को। इसके घटक दोनों हैं, BM और S दोनों हैं, और ये BM और S दोनों ही जैसे धनात्मक ढाल वाले हैं, दाएं ऊपर की ओर ढलान वाले हैं, उसी प्रकार से LS वक्र भी दाएं ऊपर की ओर ढलान वाला है, जो बताता है कि ब्याज दर और ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो जो धनात्मक ढाल वाला है या दाएं ऊपर की ओर चलने वाले वक्र होते हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ेगी तो ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति भी बढ़ेगी, और अगर ब्याज की दर कम होगी तो ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति भी कम हो जाएगी। तो ये जो सामने आपके चित्र देख पा रहे हैं आप, इस चित्र में देखें BM वक्र जो है डैश 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 वाला, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है,
और एस डैश वाला जो वक्र है एस, वो भी ऊपर की तरफ चढ़ने वाला है, पॉजिटिव ढाल वाला है, धनात्मक ढाल वाला है। और बी एम और एस को दोनों को जोड़ने पर, इनका क्षैतिज योग करने पर जो वक्र बन रहा है एल एस, वो वक्र हमारे लोनेबल फंड्स की या ऋण योग्य निधियों के कुल आपूर्ति को बता रहा है। ये भी धनात्मक ढाल वाला वक्र है जो कि सॉलिड लाइन के रूप में खींची गई है। अब दूसरी तरफ मांग पक्ष को देखें तो मांग पक्ष में एच वक्र जो है, जिसको हम शुद्ध संचय कहते हैं, ये संचय के लिए मुद्रा की मांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो आपके सामने एच वक्र है वो शुद्ध संचय हेतु मुद्रा की मांग वक्र को प्रतिनिधित्व करता है। मांग वक्र बता रहा है किसके लिए, होर्डिंग या संचय के लिए। और दूसरा जो आई वक्र है डैश डैश डैश, ये जो एच वक्र है वो भी ऋणात्मक ढाल वाला है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है एच बी। और आई वक्र भी, जो आई वक्र किसको बता रहा है, निवेश की मांग का वक्र बता रहा है ये, यानी कि निवेश के लिए ऋण योग्य निधियों की मांग कितनी है वो आई वक्र के द्वारा बताई जा रही है। जब और एच और आई वक्रों को जोड़ दिया जाए, इनका भी क्षैतिज योग लिया जाए, हॉरिजॉन्टल समेशन किया जाए, तो उससे हमारे को एच प्लस आई जो चित्र में आप देख रहे हैं वो बराबर है एल डी के, यानी कि डिमांड, लोनेबल फंड्स की डिमांड कितनी है या ऋण योग्य निधियों की मांग को बता रहे हैं एच और आई जुड़ करके। तो ये जो ऋण योग्य निधियों की एल डी वक्र जो है वो एच और आई वक्र के जोड़ से प्राप्त होता है, और ऋण योग्य निधियों की कुल मांग का वक्र को ये बता रहा है। एल डी वक्र एच और आई वक्र की तरह ही नीचे की ओर गिरता है और नीचे की ओर झुकाव वाला है, जो ब्याज की दर और ऋण योग्य निधियों की मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध को बताता है। यानी कि जैसे जैसे ब्याज की दर घटेगी तो ऋण योग्य निधियों की मांग बढ़ेगी, और जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ेगी तो ऋण योग्य निधियों की मांग घट जाएगी। दोनों के बीच में उल्टा या विपरीत संबंध या ऋणात्मक संबंध यहाँ पे पाया जाता है। एल डी वक्र जो है ऋण योग्य निधियों का मांग वक्र है, और एल एस वक्र जो है ऋण योग्य निधियों का आपूर्ति वक्र है। और ये दोनों वक्र जहाँ आपस में काटते हैं वहाँ संतुलन की ब्याज दर निर्धारित होती है। तो आप एल डी वक्र जो आ रहा है उसको देखें और एल एस वक्र जो है उसको देखें, और ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। वहाँ से जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली खड़ी रेखा है, जो हमारा ओ आई एक्सिस है, उसके ऊपर वहाँ से लाइन खींची गई है, वो है आई एम लेवल पे इंटरेस्ट बता रही है। तो इन दोनों वक्रों के, यानी कि ऋण योग्य निधियों की मांग वक्र एल डी और ऋण योग्य निधियों का आपूर्ति वक्र एल एस जिस बिंदु पे काट रहे हैं, उस बिंदु के आधार पे संतुलन की ब्याज दर ओ आई एम निर्धारित हो रही है। ठीक है, आई एम लेवल पे ये ब्याज की दर निर्धारित हो रही है। तो ये ओ आई एम, ओ से लेकर के आई एम तक की ब्याज दर निर्धारित हो रही है, संतुलन ब्याज दर। दूसरी तरफ अगर हम देखें, आई वक्र और एस वक्र कहाँ काट रहे हैं, आई वक्र और एस वक्र ऊपर की तरफ काट रहे हैं, डैश डैश वाली लाइनें हैं दोनों, आई वक्र भी डैश वाला और एस वक्र भी डैश वाला। और ये दोनों वक्र जहाँ काट रहे हैं उसके सामने आई एन लेवल की रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो रही है, यानी कि ब्याज की दर है वो आई एन लेवल पे डिसाइड हो रही है। यहाँ ये देख सकते हैं अपन कि अगर हम देखें केवल जो शास्त्रीय दृष्टिकोण है जो कि आई वक्र एस को काटता है, वहाँ पे ब्याज दर का निर्धारण मानता है, तो वो आई एन ऊंची ब्याज दर है। जबकि अपन जब बैंक मुद्रा को शामिल कर लेते हैं और शुद्ध संचय को शामिल कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो ब्याज की दर निर्धारित हो रही है वो आई एम है, जो कि उससे कम निर्धारित होती है। तो यहाँ ये पता चल जाता है कि जो ओ आई एम ऋण योग्य निधि सिद्धांत के अनुसार निर्धारित ब्याज दर है, वो ओ आई एन जो कि शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार निर्धारित ब्याज दर है से कम होती है। तो जो लोनेबल फंड थ्योरी है या ऋण योग्य निधि सिद्धांत की ब्याज दर है वो तो आई एम है, और क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार जो है आई और एस की कटौती वक्र पर आई एन ब्याज की दर निर्धारित होती है। तो आई एम पहले आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ है और आई एन ऊपर की तरह है। तो शास्त्रीय सिद्धांत के द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ज़्यादा होती है, और जो लोनेबल फंड थ्योरी है उसके आधार पर निर्धारित ब्याज की दर कम होती है। इससे पता चल जाता है कि मुद्रा जो है अब निष्क्रिय या तटस्थ भूमिका नहीं निभाती है, बल्कि ब्याज की दर के निर्धारण में एक सक्रिय भूमिका निभाती है। क्योंकि जो ब्याज की दर है वो दूसरे केस में या लोनेबल फंड थ्योरी में कम निर्धारित हो रही है, इसका मतलब जो मुद्रा है वो निष्क्रिय नहीं है, वो या बिना किसी भूमिका के नहीं है, बल्कि वो सक्रिय भूमिका निभाती है ब्याज की दर के निर्धारण में।
और आपूर्ति पक्ष पर इसके शामिल होने से ब्याज की दर OIN से OIM तक गिर जाती है, यानी कि ब्याज की दर है वो काफ़ी कम हो गई है। अब यहाँ दो चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। जो IN है उसको अपन कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, IN को तो, और IM को कहते हैं मॉनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट या मौद्रिक ब्याज की दर। तो ये प्राकृतिक ब्याज की दर तो हो रही है शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार निर्धारित, जो कि बचत और निवेश के बराबर करने पर होती है निर्धारित। और IM जो ब्याज की दर है, जिसको मौद्रिक ब्याज दर है, वो ऋणियों की निधियों की मांग और ऋणियों की निधियों की आपूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। तो इन दोनों के यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक और बाजार ब्याज की दरें क्या हैं। और विक्सेल जो है, जो न्यो क्लासिकल अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा है कि ब्याज की प्राकृतिक दर और बाजार दर जो है वो अलग अलग हैं। तो विक्सेल ने इन दोनों को अलग अलग बताया कि ब्याज की प्राकृतिक दर और ब्याज की बाजार दर जो है दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। बाजार की प्राकृतिक दर या ब्याज की पूंजी दर पूंजीगत वस्तुओं पर प्रतिफल की दर को संदर्भित करती है। तो ये अगर देखें अपन, प्राकृतिक ब्याज दर क्या होती है विक्सेल के अनुसार, तो कहते हैं कि ब्याज की वह दर जो पूंजीगत वस्तुओं पर प्रतिफल की दर के बराबर होती है, यानी कि पूंजी के प्रतिफल की बराबर होने वाली जो ब्याज की दर है वो प्राकृतिक ब्याज की दर है। और यह वह ब्याज दर है जिस पर बचत निवेश के बराबर होती है। तो प्राकृतिक ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित होती है? बचत और निवेश की बराबरी के द्वारा, जैसा कि क्लासिकल सिद्धांत में निर्धारित किया जाता है। पिछले चित्र में भी अपन ने IN लेवल पे जो ब्याज की दर निर्धारित की है वो भी प्राकृतिक ब्याज की दर को बताती है। दूसरी ओर अगर ब्याज की बाजार दर की बात करें या मौद्रिक ब्याज दर की बात करें, तो वास्तव में बाजार में जो प्रचलित ब्याज की दर है वो बाजार दर कहलाती है, मौद्रिक ब्याज दर कहलाती है। ये ब्याज की दर वो है जिस पर ऋणयोग्य निधियों की मांग ऋणयोग्य निधियों की आपूर्ति के बराबर होती है। तो अपन ने देखा LD और LS वक्र जहाँ आपस में काट रहे हैं, वहाँ पे जो ब्याज की दर निर्धारित हो रही है वो IM है, यानी कि ऋणयोग्य निधियों की मांग और आपूर्ति की बराबरी के द्वारा जो ब्याज की दर निर्धारित होगी वो बाजार ब्याज दर या मौद्रिक ब्याज दर होती है। इसको अपन ने जो बाजार ब्याज दर है उसको अपन ने IM से बताया, IM। और दूसरी जो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है या प्राकृतिक ब्याज दर है जो बचत और निवेश के बराबरी से निर्धारित हो रही है, उसको अपन ने IN से बताया था, IN। तो ये दोनों अलग अलग होती हैं। अब कम्युलेटिव प्रोसेस एंड मॉनेटरी इक्विलिब्रियम, अब ये संचयी प्रक्रिया और मौद्रिक संतुलन। तो ये दोनों जो ब्याज की दरें हैं वो अलग अलग हैं कि प्राकृतिक ब्याज की दर ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है बाजार ब्याज की दर से। तो ये दोनों बराबर कैसे होएं, तो उसको बराबर करने का तरीका क्या होगा उसके बारे में अपन बात करेंगे संचयी प्रक्रिया के माध्यम से। तो विक्सेल की संचयी प्रक्रिया बताती है कि एक बार ब्याज की प्राकृतिक दर और बाजार ब्याज दर के बीच विसंगति या असमानता उत्पन्न होने पर किस तरह से कीमतों और ब्याज की बाजार दर में परिवर्तन के माध्यम से मौद्रिक संतुलन वापस प्राप्त किया जाता है। तो ये आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अलग अलग स्थितियों के अंदर ब्याज की बाजार दर और प्राकृतिक दर के बराबर की जाती है। इसकी चर्चा करेंगे अब अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।